नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें कि शहनवाज हुसैन पहुंचे हैं पीजीआई। कल्याण सिंह से मिलने के लिए शहनवाज पीजीआई पहुंचे हैं और इसी के साथ ही शहनवाज ने मुलाकात भी की है। साथ ही शहनवाज ने डॉक्टरों से भी मुलाकात कर सेहत के बारे में जानकारी ली है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जिसके चलते डॉक्टरों से मुलाकात करने और कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे हैं शहनवाज हुसैन। पीजीआई अस्पताल में पहुंचे हैं शहनवाज और इसी के साथ ही डॉक्टर्स के साथ भी बातचीत की गई और कल्याण सिंह की सेहत को लेकर डॉक्टर से भी पूछा गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार कल्याण सिंह की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही कई दिग्गज नेता अब तक कल्याण सिंह से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच चुके हैं और इसी बीच अब शहनवाज हुसैन भी पीजीआई अस्पताल पहुंचे हैं और कल्याण सिंह से मुलाकात की। साथ ही डॉक्टर्स के साथ मुलाकात कर उनकी सेहत के बारे में जाना है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। कल्याण सिंह से मिलने पहुंचे हैं शहनवाज हुसैन। सेहत के बारे में ली जानकारी और डॉक्टर से भी की बात। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने और मारपीट की हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को लेकर जहां विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव योगी सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष, इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का 20 सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दिया जाएगा, फिर देखते हैं। पप्पू यादव के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। सीएम योगी ने मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा कि आइए, आपका इंतजार है, बस याद रहे कि ये यूपी है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं और अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील का खर्चा जुटाकर ही आइएगा। योगी जी के खौफ से आजकल सारे गुंडे माफिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही भागते हैं। और इसी बीच एसजीपीजीआई में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत में काफी सुधार आ चुका है। शुक्रवार सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य को लेकर एक ट्वीट किया था और इस दौरान पीएम मोदी ने लिखा कि देश भर में अनगिनत लोग कल्याण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी के मुख्यमंत्री और अन्य कई नेता भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गए। ऐसे में पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि मैंने अभी उनके पोते से बात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे ये जानकर अफसोस हुआ है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के दौरान कल्याण सिंह ने मुझे याद किया। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की कई यादें भी हैं। मैं उनमें से ही कई यादें जीवन में वापस आ सकती हैं। उनसे बात करना हमेशा सीखने का अनुभव रहा है। और इससे पहले गुरुवार को पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन ने बताया था कि वो अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों से इशारे से बात भी की है। उनके सवालों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनके वाइटल ऑर्गन्स अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को कल्याण सिंह के हाथ पैरों की नसों में भी चेतना आई है। ऐसे में पूर्व सीएम पीजीआई के क्रिटिकल केयर मेडिसिन में भर्ती हैं और इसी के साथ ही सीसीएम 1 में वेंटिलेटर में भर्ती है। इसी के साथ ही सीनियर डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और इसके साथ ही देश भर में कई दिग्गज उनके सेहत के लिए कामना कर रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने पहले ही आसमान छू लिया है। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ने लगे हैं और इन दाम के बढ़ने पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। कोरोना काल में तेल की कीमतों ने लोगों को
हलकान किया हुआ है और ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बता दें, ट्वीट किया है राहुल गांधी ने कि मालूम हो कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 90 पैसे प्रति किलो और पीएनजी की कीमत में दिल्ली में ₹1.25 प्रति SCM का इजाफा कर दिया है। बता दें कि कई यात्री पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन को अपनाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सीएनजी की कीमत में आज की बढ़ोतरी के बावजूद ये अभी भी पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी सस्ता है। आईजीएल ने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में संशोधन के बाद अगर इससे तुलना करें तो सीएनजी पेट्रोल के मुकाबले 68% और डीजल की तुलना में 50% की बचत कराएगा। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों ये बयान दिया कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत को तैयार है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मसले पर बयान दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहे लाठी डंडों का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी कंडीशन के होगी। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार का जो ताजा प्रस्ताव आया है वो शर्तों के साथ आया है। सरकार बात करने को कह रही है, लेकिन ये भी कह दिया है कि कानून वापस नहीं होगा। हमने कोई शर्त नहीं लगाई है। अगर कानून वापसी पर चर्चा होती है तो हम बातचीत शुरू करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि हम 8 महीने से आर पार के मूड में ही बैठे हैं। जो जिस भाषा में आर पार समझता हो वही समझे। हम तो कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे हैं, हमें छोड़ो नहीं, और सरकार कह रही है कि यहां से चले जाओ। लेकिन अगर हम जाएंगे तो बातचीत से, नहीं तो लाठी डंडे गोली जिससे सरकार भगाना चाहे भगा दे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बताते चलें कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस दौरान सुरक्षा बलों को आशंका है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बृहस्पतिवार रात को सुरक्षा बल रेडवानी इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान में जुट गए थे और इसी बीच जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी बंद हो गई है। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है, तो वहीं जिले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने गोलियां चला दी हैं, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और कुलगाम जिले में पिछले 2 दिनों में ये दूसरा और दक्षिण कश्मीर में तीसरी मुठभेड़ का मामला है। दक्षिण कश्मीर में बृहस्पतिवार को हुई 2 मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मार गिराए गए थे। और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जो आपसगवा में महिला की साड़ी खींचने का मामला जो सामने आया था, उसमें अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, इस पूरे मामले में नामजद आरोपी यश को अरेस्ट कर लिया गया है। मामले में खुलासे के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। आपसगवा इंस्पेक्टर की भूमिका की जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक विकास खंड में महिला उम्मीदवार के साथ अभद्रता की गई और सरेआम महिला की साड़ी खींची गई थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर आखिरकार पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बता दें, पुलिस ने 4 टीमें गठित कर आरोपी की तलाश की और आरोपी का नाम यहां पर आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में खुलासा किया गया, 4 टीमें लगाई गई और इसके बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, आपसगवा इंस्पेक्टर की भूमिका की भी जांच की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले पर पुलिस की सक्रियता को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। बता दें, आपसगवा से मामला सामने आया था। लखीमपुर खीरी के आपसगवा में महिला की साड़ी खींचने का मामला सामने आया था, जहां पर आरोपी यश को अरेस्ट कर लिया गया है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पूर्व चीफ जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है। छापे के दौरान जीपी के घर से कुछ चिट्ठियां मिली थी, जिसमें सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप भी सामने आया है।
तो वहीं पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने निलंबित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जीपी सिंह और उसके निकट संबंधियों के ठिकानों पर पिछले दिनों छापा मारकर लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का पता लगाया था। इस कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था। और इसी बीच रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने शुक्रवार को बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक पात्र के आधार पर कोतवाली थाने की पुलिस ने राज्य के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह उर्फ जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि यादव ने बताया है कि एसीबी ने एक पत्र लिखकर पुलिस को जानकारी दी थी कि सिंह के निवास स्थल की तलाशी के दौरान घर के पिछले हिस्से में कुछ कागजों के फटे हुए टुकड़े मिले थे। जब इन टुकड़ों को मिलाकर देखा गया तो कुछ गंभीर और संवेदनशील तथ्यों की जानकारी भी मिली। वहीं उत्तरी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में बृहस्पतिवार देर रात 5-6 बदमाशों ने रंजिश में प्रॉपर्टी डीलर और उसके मामा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। हमले में दोनों ही बाल बाल बच गए, लेकिन गोली लगने से 2 राहगीरों की मौत हो गई है। बता दें मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है फिलहाल, लेकिन पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि प्रॉपर्टी डीलर मुजीब ईदगाह इलाके का रहने वाला था और इसी के साथ ही रानी झांसी रोड पर फिल्मिस्तान के नजदीक उसके मामा का क्लिनिक है। ऐसे में बृहस्पतिवार रात को वो क्लिनिक के पास मौजूद था। उसे मामा के साथ शाहदरा जाना था। दोनों गाड़ी में बैठे ही थे कि एक लड़का कार के आगे आकर खड़ा हो गया। उसके कुछ और साथी भी वहां पहुंच गए और इसी बीच मुजीब और उसके मामा ने युवकों का इरादा भांप लिया और भागने लगे तो उन पर बदमाशों द्वारा गोलियां चला दी गई। इसी बीच वहां से गुजर रहे 2 राहगीरों को वो गोलियां लग गई और इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और इसी बीच बाड़ा हिंदूराव अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां वीकेंड पर नैनीताल में उमड़ने वाली भीड़ और जाम की समस्या से निपटने के लिए अब पुलिस ने ट्रैफिक का नया प्लान बनाया है। पर्यटकों के वाहनों पर 3 प्रकार के स्टिकर लगाए जाएंगे। दोपहिया वाहन अब रूसी बैंड और नारायण नगर पर रोके जाएंगे। पर्यटकों को शटल वाहन से ही नैनीताल भेजा जाएगा। एसपी अपराध और यातायात देवेंद्र पिंचा ने बताया है कि कई पर्यटकों ने एडवांस तौर पर नैनीताल के होटलों में बुकिंग करा ली है। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार और रविवार को नैनीताल में पर्यटकों की काफी भीड़ होगी। इस कारण शुक्रवार से ही बैरियर पर चेकिंग करने के लिए चौरगलिया, कालाढूंगी, हल्द्वानी, लालकुआं, काठगोदाम और रामनगर पुलिस को निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महिला बीडीसी सदस्य के साथ हुए इस मामले पर बवाल मच गया है। बता दें महिला बीडीसी को लेकर ले जाने का विरोध करने पर जेठ की बंदूक की बाट से पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी भाजपा प्रत्याशी के पति को बताया जा रहा है और उनके साथ ही गनर भी मौजूद था। और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बहराइच जिले के दीनापुरवा गांव में देर रात ये महिला बीडीसी सदस्य को उठाकर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। बता दें कि महिला बीडीसी सदस्य ने जेठ ने उसे ले जाने का विरोध किया और इसी बात पर जेठ को बंदूक की बाट से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप भाजपा प्रत्याशी के पति पर लगा है, जबकि घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल सूचना मिलते ही एसपी ने दल बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों को ढांढस बंधाया है। बताते चलें कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी यहां पर दिया गया है और पुलिस ने भाजपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पति समेत 4 लोगों को नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी बीच गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें भी गठित की गई हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आई है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेसियों का प्रदर्शन शुरू हो गया है।
सूट बूट टाइप पैंट पहनकर बेरोजगारों के रूप में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में कटोरे लेकर भीख मांगने की यहां पर प्रक्रिया भी चल रही है। इसी बीच केला नगर चौराहे के दोधपुर तक ये प्रदर्शन किया गया, जहां पर सूट बूट में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए हैं। आपको बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं जगह जगह। और इसी बीच अब कांग्रेस की तरफ से ये एक अनोखा प्रदर्शन सामने आया है, जहां अपनी रणनीति को बदलते हुए एक नए रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। बता दें, प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में कटोरा है और वो सूट बूट टाई पैंट पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। और यूपी के बरेली जिले में एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ है। प्रेमी की मौत के 3 दिन बाद उसकी प्रेमिका ने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि आरोप है कि झूठी शान की खातिर परिजनों ने ही प्रेमी युगल को जहर दे दिया था। जहर खाने के कारण लड़की की मौत उसी वक्त हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका ने भी दम तोड़ दिया है। ऑनर किलिंग की ये सनसनीखेज मामला मीरगंज के सिंधौली इलाके से सामने आया है, जहां 5 जून को यहां रहने वाले अमित कश्यप की लाश उसके घर पर ही बरामद की गई। अमित अपने पड़ोस में रहने वाली रिया से प्यार करता था और अमित के परिजन उसकी मौत का जिम्मेदार रिया को मान रहे हैं। आरोप है कि इसी वजह से अमित के पिता सेवाराम कई लोगों के साथ रिया के घर में घुसे और फिर उसे धमकाया गया, मारा पीटा भी गया, फिर उसे जबरन जहर दे दिया गया। जिस दिन रिया के प्रेमी अमित की मौत हुई, उसी दिन अमित के पिता की तहरीर पर रिया के परिजनों के खिलाफ मीरगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद से अब जब रिया की मौत हो गई तो रिया के परिजनों की तहरीर पर अमित के परिजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि अमित की मौत से पहले रिया के पिता ने अमित को फोन पर धमकाया भी था और जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद अमित की अपने ही घर में लाश मिली है। इसके बीच परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि रिया के पिता और अन्य लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर जबरन घूंसे मारे और अमित को जहर दे दिया गया, जिससे अमित की मौत हो गई है। और कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में टूरिस्ट मनाली पहुंच रहे हैं। हाल ही में भीड़ की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड के उचित व्यवहार के बड़े पैमाने पर उल्लंघन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रशासन ने कहा कि मास्क नहीं लगाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 8 दिन की जेल भी हो सकती है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के बाद लोग शिमला और मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र ने भी महामारी अभी खत्म नहीं हुई है का जिक्र किया और चिंता जताई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हिल स्टेशन पर बड़े पैमाने पर और बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं। लोगों की उमड़ती भीड़ तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है और ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर संक्रमण को और अधिक बढ़ाने का जुर्माना लगाया जाए। बता दें, एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों, बिना मास्क के घूम रहे लोगों या फिर सामाजिक दूरी के उल्लंघन करने वाले दृश्यों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है और इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भीड़ भाड़ वाली जगहों की फोटो और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ये एक अच्छा दृश्य नहीं है, इससे हमारे अंदर भय की अनुभूति होनी चाहिए। पीएम मोदी ने मंत्रियों से भी कहा कि लोगों में डर पैदा करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में राष्ट्र इस महामारी के संकट से उबर सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां तेलंगाना के यादाद्री भिगोर जिले के एक दर्दनाक घटना वहां से सामने आई है, जहां पर एक महिला ने कथित तौर पर अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मौके से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है।
हालांकि आस पड़ोस से जानकारी जुटाने के बाद पता चला है कि आर्थिक तंगी के चलते महिला ने यह कदम उठाया है। पूछताछ में इस घटना के बारे में महिला के पति वेंकटेश ने बताया कि वो घर के बाहर खुले में सोते थे तो अमरानी और बच्चे अंदर सो जाते थे। गुरुवार की सुबह ही वेंकटेश ने अपनी सबसे छोटी बेटी शाइनी की जोर से चीख सुनी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। ऐसे में अन्य लोगों की मदद से जबरन दरवाजा तोड़ा गया और उसके बाद पत्नी और बच्चे छत से लटके हुए मिले। उमरानी, हरिणी और लास्या की मौत हो चुकी थी, तो वहीं शाइनी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी और इसी बीच लोगों ने उसे नीचे उतारा और उसकी जान बचाई गई। तो वहीं इस पूरी घटना में पुलिस को संदेह है कि आर्थिक तंगी के कारण महिला ने यह खौफनाक कदम उठाया होगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से कहा गया है कि महिला ने अपने शराबी पति से लगातार प्रताड़ना के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच देश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए टीका का ही एकमात्र इलाज बताया जा रहा है। बताते चले कि देश भर में महामारी रोकने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, लेकिन कुछ राज्य आज भी वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं। वैक्सीन की कमी के चलते ये अभियान धीमा पड़ गया है और ऐसे में ओडिशा में टीकों की कमी के चलते कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ओडिशा के गंजम में एक टीकाकरण केंद्र वैक्सीन ना मिलने की वजह से भारी भीड़ ने हिंसात्मक रूप इख्तियार कर लिया है। इसी बीच वैक्सीनेशन सेंटर पर नाराज लोगों ने बैरिकेड्स को ही तोड़ दिया। बता दें कि ओडिशा में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं होने से बड़ी आबादी वैक्सीनेशन से वंचित है। ओडिशा के गंजम में टीकाकरण केंद्र का वीडियो जारी किया गया है और इसमें लोगों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे और ना ही लोगों ने मास्क लगाए हुए थे। भीड़ इस कदर बेकाबू हो रही थी कि प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। नाराज लोगों ने इस केंद्र पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। हालांकि कुछ देर बाद अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। बताया जा रहा है कि एक ही केंद्र पर लोग अचानक से पहुंच गए, जिससे टीके का स्टॉक खत्म हो गया, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने टीकाकरण केंद्र पर ही हमला करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।